हेलो बच्चों, आप सभी का द निकू क्लासेस में स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में कंफर्मली आएंगे। मींस अगर आपने इसे कर लिया तो आपके 3 से 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 5 टॉपिक देखेंगे जो आज हम कवर करने वाले हैं। आप बाहु का सिद्धांत हो गया पहला, हुंडे नियम दूसरा हो गया, तीसरा क्वांटम नंबर क्वांटम संख्या हो गया, चौथा n+l हो गया और अगला है पाउली का अपवर्जन नियम। इस वीडियो में हम इन 5 चीजों को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और अगर आपने इसको कर लिया, वीडियो को पूरा देख लिया, मतलब 3 से 5 नंबर का आपका एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आप बाहु के सिद्धांत से। वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, ठीक है। आप बाहु का सिद्धांत कहता क्या है? क्या इस सिद्धांत के अनुसार, आप बाहु का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। एनर्जी एंटर इन द ऑर्बिटल्स, energy enter in the orbitals in increasing order of atomic in increasing order of energy। और ये जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ना, वो ऐसा बनाया जाता है। कैसे? एक बार बनाना सीख लेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे हम 2p 3p 4p 5p 6p, फिर 3d 4d 5d और लास्ट में 4f। इस तरह से हमने बनाया, ठीक है। अब आपको दिखाने की कैसे 1s में, फिर उसके बाद 2s में एंटर करता है, फिर 2p में, 3s में और फिर 3p 4s में, इस तरह से, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना भी सीख जाएंगे। एक बार दोबारा बताता हूं कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ऑर्बिटल्स में एंटर करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आप बाहु बताता है कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स में इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करता है। तो एक बार देखेंगे, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मींस पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उसके बाद 2s में करेगा, फिर 2p में करेगा, फिर 3s में करेगा, फिर 3d में करेगा, उसके बाद 3s में करेगा, फिर 3p में करेगा। नेक्स्ट है 3p के बाद 4s में करेगा, फिर 3d में करेगा, उसके बाद 4p में, फिर 5s में, देन 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर 4f 3d 6p और 7s। अगर आपने इसे कर लिया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार प्रिंसिपल को दोबारा सुनेंगे, कहता क्या है। तो आप बाहु कहता है क्या कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है, क्रम में होता है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न है, और आप बाहु ने ये दिखाया है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोइंग। फिर हम इस क्रम को बनाएंगे कि ये वाला मैंने तुम्हें बताया कि कैसे बनाया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले हमने पूरा 1s 2s s ऑर्बिटल बना दिया, फिर p फिर d और फिर f। फिर हमने पहले 1s में करेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में। ये पूरा एक सीक्वेंस निकल के आए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मींस पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, फिर 2s में, फिर 3s में। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो हमको पता है कि s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। जो हमारा s ऑर्बिटल है उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। जो हमारा p ऑर्बिटल्स होता है, इस p ऑर्बिटल में मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जो हमारा d ऑर्बिटल्स होता है, इसमें मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो हमारा f वाला है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर 2s में, मतलब 1s2, फिर 2s2, फिर p में जब करेंगे तो 2p6 हो जाएगा, फिर s में करेंगे तो 3s2, फिर p में करेंगे तो 3p6, फिर d में करेंगे तो 4d10, ऐसे करके। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, या फिर अगर आपको बनाना भी आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि ये पूरा पूरा सीक्वेंस अगर आपको याद है या बनाना आ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली कर देंगे। तो होपफुली ये समझ में आया होगा कि आप बाहु सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोइंग। फिर ये आपको बनाना है और फिर ये दिखाना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये मैंने आपको बताया टिप्स कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यूज करके करेंगे, जैसे बात करते हैं सोडियम 11 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देगा करने के लिए, तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे इसी को यूज करके। पहला सीक्वेंस में क्या है 1s मतलब पहला इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, फिर 2p6, क्योंकि मैंने बोला था s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2p6 फिर 3s। अब हम देखो यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसलिए आबाहु का नियम जो है बहुत मायने से इंपोर्टेंट है। और सेकंड हमारा है हुंड्स लॉ। तो हुंड्स लॉ बताने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, पहला हमने आबाहु प्रिंसिपल कंप्लीट किया, सेकंड है हुंड्स लॉ। तो हुंड नियम जरा देखेंगे क्या होता है हुंड का नियम, हुंड्स लॉ। हुंड नियम कहता है क्या कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, मींस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल ना कर दें। ठीक है कि नहीं है? मींस अगर आपसे बोलेगा कि हमारे पास 3d4 है, 3d या 3d6 है, इस 3d6 के लिए अगर हमारे पास 3d6 के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन 3d6 के लिए इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करो ऑर्बिटल्स के अंदर में, तो हुंड क्या कहता है, हुंड कहता है क्या, जैसे दी है s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, s के लिए एक ऑर्बिटल बनता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इस प्रकार से। p के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। d के लिए हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स बनता है जिसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है, जो रोटेशन स्पिन होता है, चक्रण होता है, वो अपोजिट होता है। एक का हम ऊपर की तरफ शो करते हैं, दूसरे को हम नीचे की तरफ शो करते हैं। ठीक है कि नहीं है? और f के लिए हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 7 कक्षक का निर्माण होता है। और 7 कक्षक में एक कक्षक में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसमें कितना रहेगा 14 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14, इस तरह से हमारे पास 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होगी। ठीक है, अब हुंड नियम एक बार दोबारा सुनेंगे। कहता है क्या कि इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मींस अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि 3d6 में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है मुझे, तो d के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो d के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, तो d के लिए 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स बन गया। हुंड लॉ क्या कहता है, हुंड लॉ बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो मैं नॉर्मल, अगर हम ऐसे फिल कर रहे हैं, मैं दोनों तरह से फिलअप करके बता रहा हूं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कायदे में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6, यहाँ पे जितना भी नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6, ये तरीका गलत है। हुंड ऐसा नहीं कहता। हुंड कहता है क्या कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5, सारे ऑर्बिटल्स में जब एक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड बनते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं हो पाता है। 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन्स ऐड है। मींस हुंड कहता है ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका कैसा है, गलत है। दोबारा समझ में, रूल को सुनेंगे ध्यान से कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है कि नहीं है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, होपफुली समझ में आया होगा दोनों लॉ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगला टॉपिक हमारा क्वांटम संख्या क्या होती है। एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूं क्वांटम संख्या, जिसे आप याद रखेंगे, व्हाट आर द क्वांटम नंबर। तभी बताऊंगा क्वांटम संख्या ऐसे निकालना कि एकदम से दिमाग में ऐसे घुसेगा कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है कि नहीं है? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देखेंगे। क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती हैं, पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। स्थिति का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में, मींस ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है और उसका स्पिन कैसा है। एक्चुअल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम्स के अंदर में क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, उसको डिटरमाइन करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा सुनेंगे। क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं या ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश या इलेक्ट्रॉन की लिखो, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती हैं। दोज नंबर्स विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स।
आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कि इलेक्ट्रॉन के कोष को निर्धारण करती हैं, उपकोष को, कक्षक को, चक्रण को। मैं इसको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो पहले मैं समझाना चाहता हूं कि अगर ये हमारे पास मान लीजिए इंडिया, ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, ठीक है कि नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर में इंडिया आता है, ठीक है कि नहीं है, और इस इंडिया में कहीं ना कहीं नोएडा होगा, ठीक है, और इस नोएडा में मैं जहां पे उपस्थित हूं वहां का, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से सेम इलेक्ट्रॉनों के साथ भी ऐसे ही सीन होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी जो होता है उसे हम बोलते हैं शेल, बोलते हैं शेल, हिंदी में बोलते हैं कोश, बोलते हैं कोश बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया बस ऐसे ही कि ऐसा ऐसा होता है। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ भी होता है, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही अरेंज होते हैं कि सबसे पहले शेल होता है। ये जो शेल होते हैं बच्चों, इसे के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोर्ड्स ने कुछ मॉडल दिया था, उसके अनुसार मैं बताऊंगा जब नया वीडियो कभी आएगा तो। अगला है उपकोश। सेकंड जो होता है, कोश के अंदर में उपकोश होता है, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसे हम दिखाते किससे हैं, तो एस, पी, डी और एफ, ठीक है कि नहीं है। और थर्ड, उपकोश के अंदर में होता है कक्षक, कक्षक जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और मैंने अभी तुरंत ही तुम्हें आपसे डिस्कस किया था कि एस के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के लिए कितने होते हैं, डी के लिए कितने होते हैं और एफ के लिए कितने होते हैं। एस के लिए एक होता है, पी के लिए 3 होता है, डी के लिए 5 होते हैं और एफ के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और इस ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यही क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कोष को, उपकोष को, कक्षक को और चक्रण को निर्धारण करने के काम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन किधर है, ठीक है कि नहीं है। तो इसी डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग, इसी को डिटरमाइन करने के अकॉर्डिंग जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या है, एक बार देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अगर डेफिनेशन बोलना चाहूं तो वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण कर रही हैं। क्या डिटरमाइन करती है, इसका काम क्या होता है, वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करती है मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। दोज क्वांटम नंबर्स विच डिटरमाइन द शेल ऑफ ऑर्बिटल, शेल ऑफ ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है उसका निर्धारण करती है। तो ऐसे क्वांटम संख्या को हम क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो ये बताता है कि किस में है, के में है, एल में है, एम में है और एन में, या फिर पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में, ऐसे। सेकंड हमारा है बच्चे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिटरमाइन हम कैसे करते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या इसे बोलते हैं एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, दोज क्वांटम नंबर्स विच डिसाइड द या विच डिटरमाइन द ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ, जो हमारा ऑर्बिट को डिटरमाइन करता है। ये किसका, ये उपकोष का निर्धारण करता है। जैसे कोष का निर्धारण करता था, ये किसका निर्धारण करता है, उपकोष का निर्धारण करता है। वे क्वांटम संख्याएं जो उपकोष का निर्धारण करती हैं क्या कहलाती हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। दोज क्वांटम नंबर्स विच डिटरमाइन द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, एस ऑर्बिट में है, पी ऑर्बिट में है, डी ऑर्बिट में है और ये एफ ऑर्बिट में किस में है, ऐसे क्वांटम नंबर्स को हम बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको लिखना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो, वैसे शॉर्ट में भी इसमें से आता है। थर्ड हमारा है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। नाम चुंबकीय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं ऐसी क्वांटम संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के, देखिए ये कोष डिटरमाइन करता है, ये उपकोष को डिटरमाइन करता है, तो ये किसको डिटरमाइन करेगा, कक्षकों का निर्धारण करने के काम आती है, कक्षकों का निर्धारण करती है, कक्षकों का निर्धारण करती हैं। ऐसी क्वांटम संख्याओं को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। विच डिटरमाइन द क्वांटम नंबर्स विच डिटरमाइन द ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स एस में भी कौन से, पी में भी कौन से ऑर्बिटल में है, डी में भी कौन से ऑर्बिटल्स में, एक्चुअली इसको डिटरमाइन करते हैं। इसको जनरली हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारा है, चौथा है, इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिससे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर,
स्पिन क्वांटम नंबर, ये लास्ट है, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसा नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या है। ये कक्षा, ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का निर्धारण करती है, चक्रण का निर्धारण करती हैं। दोज क्वांटम नंबर्स विच डिटरमाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के स्पिन की, इलेक्ट्रॉन की स्पिन किधर की ओर है, ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से चार, इसको एन से दिखाते हैं, इसको एल से दिखाते हैं, इसको एम से दिखाते हैं और इसको एस से दिखाते हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो समझ जाइए कि आपके पेपर का लगभग 3 से 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वांटम नंबर्स में भी 2 नंबर का तो आता है सीधा, या तो क्वेश्चंस निकालने के लिए दे देगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, जैसे, या फिर एन एल एम एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी। जैसे बोलेगा क्लोरीन 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा 17 होता है। कह रहे कि क्लोरीन का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों, क्वेश्चन देगा क्लोरीन के, क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, या फिर किसी एक का भी बोल लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ क्लोरीन 17, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन 17। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो जरा देखेंगे क्या होता है। क्लोरीन हमारा 17 है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने भी आपको लॉ बताया था कि कैसे किया जाता है। तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। जरा देखेंगे 10 और 2 12, हमारे पास 17 है, तो मतलब 3p में कितना आ जाएगा 5। मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3p5 में। तो इस 3p5 को मैं डिटर्मिनेशन करता हूं चारों क्वांटम नंबर। जरा बहुत ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मैं यहां बता रहा हूं 3p5 का, 3p5 का। तो मुझे n को डिटरमाइन करना है। n कौन सा होता है, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ये n बताते हैं कि पहले शेल में है, दूसरे शेल में है, तीसरे शेल में है, चौथे शेल में। तो n बराबर हमारा कितना हो गया 3। अब l के लिए मैं डिटरमाइन करता हूं, ये मुख्य क्वांटम संख्या निकल के आ गया कि दूसरे कोश में द्विगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू निकालने की कौन सा उपकोश है। तो मैं आपको बताता हूं s p d f, जनरली 4 ही ऑर्बिट्स होते हैं, s ऑर्बिट, p ऑर्बिट, d ऑर्बिट और f ऑर्बिट, जिसको हम उपकोश बोलते हैं। l की वैल्यू s के लिए हमेशा 0 होगी, p के लिए हमेशा 1 होगी, d के लिए हमेशा 2 होगी और f के लिए हमेशा 3 होगी। तो हमारा कहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो p में है, तो p के लिए हमेशा l की वैल्यू कितनी होगी 1। बिल्कुल दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, फोकस करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब m के लिए, तो m निकालने के लिए हमको ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था कि s के लिए हम कितना ऑर्बिटल बनाते हैं, s के लिए हम 1 ऑर्बिटल बनाते हैं, p के लिए हम 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, d के लिए हम 5 ऑर्बिटल बनाते हैं और f के लिए हम कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमारा 3p5 है तो 3p5 के लिए हम कितना ऑर्बिटल बनाएंगे, p के लिए 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, बना दिया जी, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था हुम्स लॉ, हुम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा 3p5 में, मींस पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 और 5 आ गया, ठीक है। यहां पे हमारा 1 है, तो यहां 1 है तो उसका उल्टा -1 0 और +1, इस तरह से। अगर यहां 2 होता तो -2 -1 0 1 और 2 ऐसे डिटरमाइन करते हैं। लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कहां एंटर कर रहे हैं बच्चे, 0 में एंटर कर रहे हैं, तो m बराबर हमारा हो गया कौन सा 0। और s, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर है तो s की वैल्यू +1/2 होती है, और अगर स्पिन नीचे की ओर है तो s की वैल्यू -1/2 होता है। यहाँ पे स्पिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नीचे की ओर है तो -1/2। इस तरीके से हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं कि जिससे आपके दिमाग में और ज्यादा आ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी क्लियर कर लेंगे टॉपिक को। सोडियम 11 है, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताते हैं तो देखो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्योंकि 10 और 1 11 हो गया, मतलब हमें 3s1 का निकालना है चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू। तो n बराबर कितना होता है बच्चे, n की वैल्यू तो 3 ही हो जाएगी, फिर तो तीसरे शेल में होगा nl। अगर l की बात करूं तो अभी मैंने बोला था s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो s की वैल्यू है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब s के लिए ऑर्बिटल बनाते हैं तो s के लिए एक ही ऑर्बिटल बनता है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 ही लिखा जाएगा। अगर मान लिया यहाँ -2 होता तो -2 -1 0 1 2 ऐसे लिखा जाता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जी, तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 और s
इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहाँ की ओर, ऊपर के डायरेक्शन में, इसीलिए +1/2। इस तरह से आपका क्वांटम संख्या की वैल्यू निकालना होपफुली समझ में आया होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाद में अभी जो हमारा 2 टॉपिक बच्चे अभी आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो अगला हमारा टॉपिक है N+L रूल, N+L नियम, N+L रूल। पहले रूल को सुनेंगे ध्यान से, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। N+L रूल क्या कहते हैं? इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश सर्वप्रथम उस कक्षक में होगा जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान हो जाता है। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान है, तब किसमें, तब डिसाइड करना में कहां एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इनटू दोज ऑर्बिटल्स for which the value of N+L is minimum. If the value of N+L is same for 2 electrons, then electrons first enter into those orbitals for which the value of N is minimum. इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है कि नहीं है। अब मैं समझा रहा हूं इसका एक्सप्रेशन, पहले लिख ही देता हूं इसको कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश सर्वप्रथम उस कक्षक में होगा, सर्वप्रथम उस कक्षक में होगा जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम हो। N का मान निकाला मैंने सिखा दिया, L का मान भी निकाला मैंने सिखाया था अभी। N+L का मान न्यूनतम हो, ठीक है। अब कभी कभी केस ऐसा फंस जाता है कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए N+L की वैल्यू सेम आती है, तब क्या करेंगे? तो इस कंडीशन पे यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान, इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान है, N+L का मान समान है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश सर्वप्रथम, सबसे पहले उस कक्षक में होगा जिसके लिए N का मान न्यूनतम हो। ये पूरा स्टेटमेंट है इसका, न्यूनतम हो, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू फर्स्ट दोज ऑर्बिटल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ N+L इज मिनिमम। इफ द वैल्यू ऑफ N+L इज सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, then electron first enter into those orbitals for which the value of N+L is minimum. मैं एक एग्जांपल से सेट करता हूं, इसका एग्जांपल बात करूं, जैसे 1s है, 2s है, 3s है, 2p है, 3p है, 5p है, 4p है। हमें इसका सीक्वेंस पता नहीं है और 3d है, इतने का मैं ले रहा हूं, इसका सीक्वेंस पता नहीं है। जो अपवाहों का पूरा सीक्वेंस आया था ना, वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये N+L से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनों को हमें एंटर करवाने के, इलेक्ट्रॉन पहले किस में, हमें डिसाइड करना है इलेक्ट्रॉन पहले 1s में एंटर करेगा या पहले 2p में करेगा या पहले 5p में करेगा, ये डिटरमाइन करना है। तो ये रूल उसी के लिए है। तो पहले मैं n की वैल्यू निकालना बताऊं, ऑलरेडी मैंने बताई है। n की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, 3, 5, 4 और 3। जो पहले होता है उसे बोलते हैं n, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की बात करूं तो मैंने आपको बताया था s के लिए 0 होता है, s के लिए 0, 0, p के लिए 1 होता है, 1, 1 और p के लिए 1 और d के लिए कितना होता है? 2। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है, ठीक है। अब मैं N+L की वैल्यू निकालूं, N+L की वैल्यू तो देखेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। हमारा निकल चुका है N+L का मान। अब जरा रूल देखेंगे, रूल कहता है क्या, इलेक्ट्रॉन पहले किस में करेगा, जिसके लिए N+L की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब 1s के लिए N+L का मान सबसे मिनिमम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा, फिर कहां करेगा, फिर दूसरा मिनिमम क्या है 2s है, फिर 2s में एंटर करेगा, फिर किस में करेगा। तो अब आ गया सेकंड पॉइंट कि यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L का मान समान है, मींस इस दोनों के लिए N+L की तो वैल्यू सेम है, 3, 3 है। अब किस में करेगा, तो पहले उसमें करेगा जिसके लिए N की वैल्यू मिनिमम होगा, मींस पहले 2p में एंटर करेगा, क्योंकि 2p के लिए N की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। उसके बाद 3p में करेगा, फिर इनमें मिनिमम कौन सा है, फिर हमारा सॉरी उसके बाद 3s में करेगा, फिर इसके लिए मिनिमम कौन सा है 3p, तो फिर 3p में करेगा, फिर 5। अब 5 में भी यहाँ 4d और 3d, इसके लिए N की वैल्यू 3 है, यहाँ पे कितनी 4,
तो पहले 3D में एंटर करेगा, फिर 4p में एंटर करेगा और लास्ट में एंटर करेगा 5p में। तो पूरा सीक्वेंस निकल के आ गया कि इन सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर किस में करेगा, पूरा पूरा। मुझे लगता है आपको n+l रूल समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। अब अगला है पाउली का अपवर्जन नियम, ये लास्ट टॉपिक है आज का। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम जरा समझेंगे। पाउली अपवर्जन नियम क्या कहता है? ये कहता है क्या कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी समान हो नहीं सकता है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, मैं लिख इसीलिए दे रहा हूं कि आप वैसे तो आपको लिखना चाहिए वीडियो रोक के, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं लिख देता हूं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं। अगर बहुत लोग लिखना है कि यदि n का nlm का मान समान है तो s का मान समान नहीं होगा, ऐसे बड़ा बड़ा के लिख देना होता है, समान नहीं हो सकता। मैं अभी आपको खाली लॉजिक बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स विल नेवर सेम, कभी सेम हो ही नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 सेम हो जाएगा, 3 से ज्यादा तो सेम हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बताता हूं कि जैसे मान लिया कि 2p4 है और अगर आपसे 2p3 ही बोल दिया मैंने, या 5 बोल दिया, कुछ ही बोल दिया, इसके लिए निकालो चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू। तो अभी मैंने डिसाइड किया था n बराबर इसके लिए भी 2 है भाई, इनकी इसके लिए भी कितना है, 2 है। l बराबर ये भी p है तो इसके लिए भी 1 होगा, ये भी p है तो इसके लिए भी कितना होगा, 1 होगा। अब m निकालने के लिए हमें ऑर्बिटल बनाने पड़ता, तो p के लिए 3 ऑर्बिटल बनेगा, इसके लिए भी कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। हुंड नियम से भरेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 1 है तो -1 0 1, लास्ट वाला -1 में एंटर कर रहे हैं तो ये मैंने -1 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, -1 0 और 1, लास्ट वाला 1 में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ m बराबर 1 आ गया, देखिए अलग हो गया। अब s बराबर, यहाँ पे मुंह नीचे की ओर है तो -1/2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है ऊपर की ओर है तो प्लस का 1/2। तो देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर का 2 तो सेम है लेकिन नीचे का 2 सेम नहीं है। 2 सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू नेवर सेम, कभी सेम हो ही नहीं सकती है, ठीक है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3D2 का और 3D6 का ले रहा हूं अगर मैं एग्जांपल, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3, इसके लिए भी n बराबर कितना हो जाएगा, 3। मैं 3 3 3 ले रहा हूं कि वो 3 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए आपको दिखाने के लिए। l की वैल्यू sp d के लिए कितना होगा, 2 होगा, इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है कि नहीं है। अब मैं अगर d के लिए ऑर्बिटल्स बनाऊंगा तो d के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, और यहाँ पे भी d के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे हुंड लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने बोला यहाँ 2 है, यहाँ अगर l 2 है तो -2 -1 0 1 2, यहाँ पे भी -2 -1 0 1 और 2, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 2 है तो 1 और 2 भर चुका है। m बराबर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया है, -1 में, तो m बराबर -1। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है बच्चों, तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, कहां एंटर किया, -2 में, तो m बराबर -2। 3 क्वांटम नंबर सेम हो चुका है, लेकिन अब देखो s बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पिन है तो +1/2, और यहाँ पे स्पिन किधर की ओर है, नीचे की ओर है, तो कैसा हो गया, -1/2। कहने का मतलब ये रूल ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम हो ही नहीं सकती है। मैक्सिमम 3 हो सकती है, सेम 2 हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती है। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इन 5 टॉपिक को आपने कर लिया तो आपके पेपर में 3 से 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।